प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हमने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के विषय में जानकारी दी थी। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह में जो 3 भाग होते हैं, तो उसमें एक होता है बॉडी या कैबिनेट, दूसरा होता है सर्किट के आधार पर पाइपिंग वायरिंग, दूसरा होता है वायर वायरिंग। तो बॉडी में पाइपिंग संबंधी जितने पार्ट होते हैं या वायर संबंधी जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनको यथास्थान जो है बांध या लगा दिया जाता है। तो वायर पाइपिंग संबंधी रेफ्रिजरेटर फ्रिज व एयर कंडीशनर AC तो हमने बताया था इसमें पाइपिंग संबंधी पार्ट्स, तो पाइपिंग संबंधी पार्ट्स में कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 कूलिंग कॉइल, नंबर 4 सक्शन लाइन, नंबर 5 एक्यूमुलेटर, नंबर 6 एक्सपेंशन वाल्व या कैपरी को कहा जाता है, कूलिंग कॉइल, इतने पार्ट लगते हैं। यानी रेफ्रिजरेटर या AC में जो पाइपिंग संबंधी पार्ट्स होते हैं, उसमें नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, सक्शन लाइन, एक्यूमुलेटर और कूलिंग कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने इसका सर्किट बनाया था, किस तरीके से इन पार्टों को बांध करके लगा करके उनके सारी पाइपिंग वायरिंग के कनेक्शन कर दिए जाते हैं, अर्थात उनको वेल्ड कर दिया जाता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कंप्रेसर के विषय में। नंबर 1 कंप्रेसर के विषय में कि कंप्रेसर में कौन कौन से भाग आते हैं, इसके विषय में। तो कंप्रेसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि इसमें कई पार्टों से मिल करके इसे बनाया गया है। इसमें बिल्कुल एक इंजन की तरह संरचना होती है। इसमें जो है कंप्रेसर में ढेर सारे पार्ट लगे होते हैं, जैसे लाइनर, पिस्टन, रिंग, गजिन पेन, शाफ्ट, तमाम पार्ट लगे रहते हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। जैसे
कैपरेटो की जगह पर कूलिंग कॉइल हमने लिख दिया था। तो यहाँ पर नंबर 6 कैपरेटिव, इस तरीके से मुख्य 6 भाग हैं। अब हम इन्हीं के विषय में थोड़ी सी अन्य जानकारी देने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वाले छात्रों को जो है हमने बताया था मैकेनिकली ज्ञान भी बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। वो तभी जो है कार्य करने में पूर्ण सक्षम होंगे। तो जैसा कि हमने कंप्रेसर के विषय में जानकारी दी है, अन्य जानकारियाँ अगले दिन दी जाएंगी। अब जो है हम इन कार्यों को रिपेयर करने के लिए अर्थात जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का कार्य करने वाले टेक्नीशियनों को जो है कुछ बहुत ही आवश्यक टूल्स होते हैं, कुछ सामग्रियाँ होती हैं, उनको रखना बहुत ही ज़रूरी है। उनके विषय में हम जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप कम पूंजी में अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रिपेयर करने का कार्य अत्यंत कम पूंजी से प्रारंभ होने वाला तथा अत्यंत लाभ देने वाला व्यवसाय है। इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती। कुछ औजार या आवश्यक उपकरण जो कि रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर का कार्य करने के लिए हर समय आपके पास होना चाहिए, उसका विवरण हम देने जा रहे हैं कि कौन कौन से तुमको जो है औजार व सामग्री रखनी चाहिए। जैसे नंबर 1 पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, नंबर 2 प्लायर, नंबर 3 हथौड़ा, नंबर 4 कैंची, रेंच, मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज, फ्लेयरिंग टूल, स्वाइंगिंग टूल, गास्केट पंच, एलन की, पंचिंग टूल, पिंचिंग प्लायर, ऑयल की, पुलर, ट्यूब कटर, पाइप मोल्डर लीवर, हैंड सेट वाल्व, मैनीफोल्ड वाल्व, सिलेंडर वाल्व, गैस चार्जिंग लाइन, ब्लो लैंप, वेल्डिंग गन, एम्पियर मीटर, क्लैंप टेस्टर, फीलर गेज, ब्लोअर, वाइस, स्लाइड रेंच, रैचेट रेंच, एलपी गैस सिलेंडर, हेलाइट टार्च, इलेक्ट्रॉनिक करंट लीकेज डिटेक्टर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ड्रिल मशीन, इंसुलेटर कटर, रेती, लोहा काटने की आरी, कंटिन्यूटी टेस्टर, थर्मामीटर, पंप, टेस्टिंग बोर्ड। तो इन कार्यों को करने के लिए ढेर सारे टूल्सों की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें अपने पास रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि ये सारे टूल्स के बिना हम रेफ्रिजरेटर का कार्य, कंडीशनर का कार्य नहीं कर सकते, तो इनको लेना ही पड़ता है। तो पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे इन टूल्सों को खरीदना चाहिए, या ट्रेनिंग करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही लेना चाहिए। तभी ठीक से जानकारी हो जाएगी, तब तक अच्छी जानकारी हो जाएगी कि कौन से टूल्स अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं। पहले ही टूल्स ले लेने से, जानकारी अच्छी नहीं होने से कुछ टूल्स ख़राब आ जाते हैं जो बाद में दिक्कत खड़ी करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक से इनके विषय में जानकारी लेने के बाद, अप्रेंटिस के बाद ही इन औजारों को खरीदना चाहिए। तो कुछ टूल्सों के विषय में अभी जानकारी दे रहे हैं, भी इनके विषय में और डिटेल से जानकारी दी जाएगी। पेचकस, जैसा कि हम सब लोग हर कार्य में प्रयोग करते हैं, ये एक साधारण औजार है। इसके बिना कोई भी टेक्निकल कार्य नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा पेचों को कसने तथा खोलने का कार्य किया जाता है। ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। पेच की
टॉप पर एक खांचा बना होता है जिसमें पेचकस के टिप भाग को लगाकर दाएं घुमाने पर पेंच कसता है तथा बाएं घुमाने पर पेंच खुलता है। ये आवश्यकता अनुसार अनेक साइजों में आते हैं, जहाँ पर जिस टाइप का प्रयोग करना होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः पेचकस दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें छोटे पेचकस तथा बड़े पेचकस के नाम से जाना जाता है। छोटे पेचकस को कनेक्टर पेचकस भी कहा जाता है, कुछ लोग एलाइनर के भी नाम से जानते हैं। छोटे पेचकस का आकार प्रायः 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ये छोटे छोटे पेचों को खोलने या कसने में प्रयोग किए जाते हैं। बड़े पेचकस का प्रयोग मोटे तथा बड़े साइजों के पेच खोलने या कसने में प्रयोग में लाया जाता है। इसके हैंडल अधिकतर लकड़ी, व्हीकेलाइट या प्लास्टिक के बने होते हैं। इसमें लगी छड़ का आगे का भाग टेप या सेंक कहलाती है, जिसे पेंच में बने खांचे में फंसाकर पेंच कसा या खोला जाता है। तो हमें विभिन्न प्रकार के पेचकसों को जो है अपने पास रखने पड़ते हैं, छोटे और बड़े। ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा कि हमने जानकारी दी कि ये तभी लेने चाहिए जब इनके विषय में अच्छी जानकारी हो। प्लायर दो प्रकार के अधिक काम में आते हैं। फ्लैट नोज प्लायर, नंबर 2 कॉम्बिनेशन कटिंग प्लायर। प्लायर को प्लास्ट भी कहते हैं। ये तारों, पेंचों आदि को पकड़ने, मोड़ने तथा काटने के काम आते हैं। इनको भी रखना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के प्लायर। हथौड़ा, रेफ्रिजरेटर के कार्य में भी हथौड़े की प्रयोग की आवश्यकता होती है। डोम में कंप्रेसर बैठाने तथा कैबिनेट की मामूली रिपेयर, स्टेटर बैठाने के लिए प्रायः हथौड़ों की जरूरत पड़ती है। लोहे के बने हथौड़े चोट मारने के लिए प्रयोग में आते हैं, जबकि लकड़ी के बने हथौड़े रिवाइंडिंग वगैरह के समय काम में आते हैं। कैंची, स्टेटर वाइंडिंग करते समय तथा अन्य छोटे छोटे कार्यों में कैंची का प्रयोग किया जाता है। कैंची अत्यंत साधारण औजार है, जिसका प्रयोग प्रत्येक टेक्नीशियन जानता है कि कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो ये भी विभिन्न साइजों की आती हैं। हमें जो है मिडिल श्रेणी की कैंची रखनी चाहिए। रेंच, नट या बोल्ट खोलने व कसने के लिए हमें जो है रेंच की ज़रूरत पड़ती है। रेंच विभिन्न प्रकार की आती हैं। ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं और दोनों ओर के सिरे भिन्न भिन्न नाप के होते हैं। हमें आवश्यकता अनुसार जो जिस टाइप की रेंच जहाँ लगानी होती है, प्रयोग करनी होती है, रखनी पड़ते हैं। मल्टीमीटर एक बहुत ही उपयोगी जो है मीटर है। मीटर से हम वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। मल्टीमीटर का तात्पर्य ऐसा मीटर जिससे हम AC DC वोल्टेज, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, करंट आदि नापते हैं। तो मल्टीमीटर में रीडिंग देखना या उनके विषय में अन्य अत्यंत जानकारियाँ आवश्यक वो सब बताई जाएंगी। तो मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर में जो है सुई होती है, डायल में नंबर लिखे होते हैं, उसमें रेंजें बनी होती हैं। मल्टीमीटर की प्राडों को हम उचित रेंजों में लगाकर डायल में हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। इस तरीके से ये एक जो है पुराने टाइप का मल्टीमीटर है, लेकिन इससे भी कुछ चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से चेक की जाती हैं। इसलिए हम तो जो है दोनों मल्टीमीटर, एनालॉग और मल्टीमीटरों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रीडिंग देखना है, किस रेंज में लगाना है, क्या चेक करना है, इसके विषय में आगे हम डिटेल से जानकारी देंगे। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग तारों के जोड़ों को सोल्डर करने में प्रयोग किया जाता है।
प्रायः तारों के जोड़ों को आपस में उमेद दिया जाता है, जिससे जोड़ में स्पार्क होने का डर लगा रहता है तथा जोड़ कमज़ोर भी होते हैं। तो उनको ठीक से ऐंठ कर रेती या ब्लेड से रगड़ कर इसमें जो है सोल्डिंग करनी चाहिए, तो वो सोल्डिंग मजबूत होती है, जिसमें स्पार्क का भय नहीं रहता, जल्दी जल्दी टूटता भी नहीं है। यदि इसे सोल्डिंग आयरन के से तारों के जोड़ सोल्ड कर दिए जाएं तो जोड़ मजबूत रहते हैं। इसकी कीमत सोल्डिंग आयरन के वाटेज के अनुसार होती है, जैसे 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट। तो अधिकांशतः इसमें जो है प्रयोग करने वाले 35 वाट का सोल्डिंग आयरन प्रयोग में लाते हैं, हमें यही लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि हमने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करने के लिए उसमें कुछ जो है चिप लेवल के पार्ट्स लगे होते हैं, उनके लिए जो है 35 वाट का आयरन अति उपयुक्त होता है। हमें इन दोनों आयरनों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आगे टूल्स विषय में अगले दिन जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद।